जय महाराष्ट्र. मी रुजुता लुकतुके. राजमंत्र या तुमच्या लोकप्रिय कार्यक्रमामध्ये नेहमीप्रमाणे तुमचं खूप खूप स्वागत. असा हा कार्यक्रम आहे ज्या कार्यक्रमामध्ये वर्तवलेली भविष्यवाणी ही 100% खरी ठरत असते आणि राजकीय आणि सामाजिक अशा वेगवेगळ्या विषयांवर या कार्यक्रमात पंडित राजकुमार शर्मा आपल्याला भविष्यवाणी ऐकवत असतात. दर कार्यक्रमात एक नवीन भविष्यवाणीचा बॉम्ब ते फोडत असतात असं म्हणायला पाहिजे. खरं तर पंडित राजकुमार शर्मा आपल्याबरोबर आलेले आहेत कार्यक्रमात. पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शो में. बताइए हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो कल से बहुत ही बड़ा पर्व शुरू हो रहा है. एक्चुअली शुरू हो चुका है. छठी माता का पर्व बोलते हैं इसको सूर्य षष्ठी भी बोलते हैं. शुरू हम हमेशा भगवान के नाम से करते हैं. जी हाँ. और उसके बाद में जो बहुत ही दिनों से चली आ रही एक बड़ी भविष्यवाणी हमने जिसको मराठीत सांगूंगा अर्धावट सोडला होता, आधा छोड़ा हुआ था. अमेरिका की बिल्कुल बिल्कुल उसके ऊपर चर्चा करेंगे. फिर जिस तरह का वातावरण कश्मीर में चल रहा है वहाँ क्या आगे क्या हो सकता है उस तरह उसके ऊपर चर्चा होगी. और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र, वहाँ से फिर महाराष्ट्र के ऊपर आएंगे और इन सब का क्या असर होगा हमारी अर्थनीति के ऊपर, हमारे अर्थशास्त्र के ऊपर, भारत में FIIs की इनफ्लो कम होगी कि बढ़ेगी, इसके ऊपर सब जो है वो चर्चा होगी. तो डेफिनेटली आप लोगों का समर्थन, आप लोगों का आशीर्वाद इस शो को इतना है कि सब एक रामायण और महाभारत की तरह इसको देखते हैं. कभी कभी वाकई लोग देखते हैं तो बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है. जो हमारे खत हमारे तक पहुंचते हैं उससे तो यही प्रतीत होता है. बिल्कुल बिल्कुल कृपा है बस. पंडित जी, दो विषय है इनमें से जो आपने कहे. अमेरिका का जो इलेक्शन होने जा रहा है, 8 तारीख को वोट डाले जाएंगे और उसके बाद जो असर हमारी यहाँ राजनीति पर भी और अर्थनीति पर भी पड़ेगा, इसके बारे में विस्तार से आपसे जानना है. बिल्कुल करेंगे. लेकिन ये जो 2 महीने हैं, अक्टूबर और नवंबर के, ये त्योहार के महीने हैं. तो शुरुआत हम भी यही चाहेंगे कि छठ पूजा से शुरुआत हो और आप हमें हमेशा की तरह उसका महत्व समझाएं. देखिए, छठ पूजा जो है ये कार्तिक मास की एक्चुअली चतुर्थी से शुरू हो जाती है और इसके दो दिन इसका व्रत होता है. सूर्य भगवान की पूजा होती है. सूर्य अपने शरीर में रक्त का संचार करता है. सूर्य जो है वो कुंडली में भी सब ग्रहों का लीडर माना जाता है. अगर हम सूर्य भगवान की बात, कई देशों में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में सूर्य नहीं उगता है 2-2 महीने, तो वहाँ पे स्किन डिजीजेस हो जाती हैं. सूर्य और चंद्रमा हमारे शरीर में, हमारी कुंडली में बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्थान रखते हैं. हमारी राशि क्या होती है? चंद्र राशि. दूसरी राशि क्या होती है? सूर्य राशि. तो सूर्य भगवान की सूर्य षष्ठी भी इसको बोला जाता है और छठी माता की पूजा करते हैं. ज़्यादातर ये जो त्यौहार है वो उत्तर प्रदेश में और बिहार और झारखंड और उत्तराखंड में काफ़ी धूमधाम से और मन से मनाया जाता है. लोग चतुर्थी से ही उपवास करना शुरू कर देते हैं और पंचमी और षष्ठी, ऐसा कह लें कि आज पंचमी है और कल छठी है, तो भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं उदय होते समय भी और अस्त होते समय भी. फिर कल पूरा दिन का उपवास रखने के बाद परसों जब सूर्य भगवान उगते हैं तो फिर उनको अर्घ दिया जाता है. फिर उनको पानी दिया जाता है जिसको हम लोग अर्घ बोलते हैं. फिर उनको अर्पण किए जाते हैं पुष्प और साथ में कपड़े, साथ में धन धान्य, और गंगा जी में स्नान करके, यमुना जी में स्नान करके, जितनी भी नदियां हैं उनमें स्नान करके उस व्रत का जो रीति है, जो उस व्रत का जो रिवाज है उसको तोड़ा जाता है, पूरा किया जाता है. और सूर्य भगवान से अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने स्त्रियां ज़्यादातर आप देखेंगे पति की लंबी कामना के लिए, लंबी आयु के लिए उस व्रत रखती हैं. यहाँ पर एक छोटी सी कथा भी प्रचलित है कि द्रौपदी ने जब उनको कौरवों ने यानी दुर्योधन ने जब और बाहर निकाल दिया, जब उनको वनवास काटना पड़ा, तो पांडवों की पत्नी जो द्रौपदी थी, जिसको हम पांचाली कहते हैं, उसने सूर्य भगवान की आराधना की. और एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम था धाम्य ऋषि. उन धाम्य ऋषि से अपने पतियों के लिए, मतलब उनके 5 पति थे, इसलिए अपने पतियों के लिए अच्छी लंबी आयु और
पुनर्वसन और साथ में राज्य की कामना की। तो कहते हैं कि ऋषि धौम्य जो थे उन्होंने प्रसन्न होकर इनको छठी की पूजा करने के लिए द्रौपदी को बोला और उन्होंने 3 दिन का निर्जल उपवास रखा और जो पांडव थे उनका एक तो अज्ञातवास अच्छी तरह से कट गया, उसके बाद में वापस वो महाभारत का युद्ध जीते और उसके पहले भी उनको दुर्योधन ने एक राज्य दे दिया था। तो द्रौपदी से चली आ रही ये प्रथा भी मानी जाती है। अदरवाइज सूर्य के ऊपर एक बहुत ही सुंदर मंत्र है, आप अगर देखेंगे तो आपको आनंद आएगा, क्योंकि सूर्य जो है तमो अरी है, ज्योत्सनापति निशानाथन और जपा कुसुम सौकाशम काश्यपिम महादुतिम तमो अरी सर्वपाप घनम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम। तो सूर्य जो है सब पापों का नाश कर देता है, अंधकार को मिटा देता है। ज्योत्सनापति निशानाथम यानी रात का पति है, सुबह जब उगता है तो अंधकार दूर कर देता है। चंद्रमा भी ज्योत्सनापति निशानाथम है। तो अंधकार को दूर करने वाले उस भगवान सूर्य को छठी के दिन प्रणाम करते हुए जो भी व्यक्ति, जो भी व्रती, जो व्रत रखने वाला उसको व्रती कहते हैं, जो भी व्रती व्रत रखता है और भगवान सूर्य को प्रणाम करता है, उसके जीवन में उनके माता पिता का आशीर्वाद, क्योंकि सूर्य कुंडली में पिता है, सूर्य कुंडली में हृदय है, दिल है, तो उसको एक तो हृदय रोग नहीं होगा, पिता की आयु अच्छी रहेगी और पुत्र प्राप्ति होगी और साथ में अपने शरीर में उसका रक्त संचार अच्छा रहेगा। मगर इस वक्त उत्तर भारत में विशेषतर बिहार और यूपी में इस पर्व को बहुत ही श्रद्धा और एक मन से मनाया जाता है। इसलिए भगवान सूर्य को हम भी प्रणाम करते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का उच्चारण 108 बार हर व्यक्ति कर सकता है। और भगवान सूर्य को कुछ लोग तो घोड़ा चढ़ाते हैं, आप लाल कपड़ा चढ़ा सकते हैं और ऐसा तांदुल मतलब चावल अर्पण कर सकते हैं। किसी गरीब को आप चावल या धान्य अपने हाथ से दे सकते हैं, उसका आपको फल मिलेगा। अगर व्रत नहीं भी रखते हैं तो डेफिनेटली आप सूर्य भगवान की उपासना कर सकते हैं, उससे आपको विशेष लाभ मिल सकता है। बिल्कुल पंडित जी, बहुत अच्छा हुआ कि सूर्य के मंत्र से हमने इस शो की शुरुआत की है। जी हाँ। अब उसके बाद अमेरिका इलेक्शन की तरफ आपका ध्यान मुझे खींचना है, इसलिए क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर हिलरी क्लिंटन हो, उनको उम्मीदवारी नहीं मिली थी, उससे तब से हमारे पास खत आ रहा है कि पंडित जी को अमेरिकन इलेक्शन जो है उसके बारे में बात करने के लिए कही है। बिल्कुल। तो अब तो जब दोनों की उम्मीदवारी नहीं, अब तो वोट डालने का समय आ गया है, तो चाहेंगे कि विस्तार से आप हमें बताएं कि किसके सितारे कैसे चल रहे हैं इस वक्त। देखिए 26/10/1947 ये हिलरी क्लिंटन का जन्मदिन है। 26/10 जस्ट पिछले हफ्ते उनका जन्मदिन गया है। और उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो मीन राशि है। मीन राशि गुरु की राशि मानी जाती है और कर्क लगन है। कर्क लगन का स्वामी चंद्रमा है, मीन राशि का स्वामी गुरु है। तो गुरु कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में गुरु में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। तो मित्रों एक बात समझ के ले लो, उसके ऑपोजिट अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 14/6/1946 14/6/1946 उनकी कुंडली, क्योंकि दोनों की कुंडली का अध्ययन करना पड़ेगा। वृश्चिक राशि, मैं वृश्चिक राशि के ऊपर काफी दिनों से, काफी सालों से ये बोल रहा हूँ। मुझे पता चल गया नरेंद्र मोदी जी की राशि वृश्चिक है। हाँ, तो कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि जो है उसके ऊपर इस वक्त 7.5 चल रही है, उसमें शुक्र और शनि भी बैठे हुए हैं और ट्रंप की कुंडली में अर्धकाल सर्प योग है और मांगलिक भी है वो। और अगर उनकी हम दशा दिशा की बात करें तो इस वक्त उनकी कुंडली में मंगल के बाद में राहु की दशा खत्म हो चुकी है और शनि की अंतर्दशा शुरू हुई है। और हिलरी की बात करें तो हिलरी की कुंडली में गुरु की महादशा शुरू हुई है। और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनकी कुंडली में भी बहुत अच्छे योग बनते हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ, क्योंकि उनका शनि जो है वो शुक्र के साथ में चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है। जब शनि चंद्रमा की राशि में बैठा होता है तो कहीं ना कहीं योग जो है वो
आदमी को बैठे बैठे नुकसान हो जाता है। अर्धकाल सर्प या काल सर्प का योग का मतलब होता है कि सांप सीढ़ी का खेल, लिड्डो जब आप बचपन में खेलते थे आपने देखा होगा कि आप बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ते हैं, वहाँ पे आपको सर्प डंक मार देता है, आप फिर नीचे आ जाते नीचे हैं। आना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इनकी कुंडली में काल सर्प दोष भी है, ट्रंप की कुंडली में। और हिलरी की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो कर्क लगन विश्व के बहुत बड़े बड़े विश्व विजेताओं का लग्न है। तो कहीं ना कहीं ये देखिए, ये इस वक्त जो गेम है पिछले 20 दिनों में बहुत नेक टू नेक आ गई है। जी हाँ। पहले तो जब इलेक्शन की कैंपेन शुरू हुई तो ऐसे लग रहा था कि ट्रंप जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। फिर पिछले 10 दिनों के पहले हिलरी क्लिंटन ऐसे लग रहा था कि 46 हिलरी और 42 ट्रंप, 52 हिलरी 46 ट्रंप। तो सब स्टेट्स की जब हम गणना देखते हैं, जो हमें टीवीओं के ऊपर दिखाई देता है या हमारे पास जो न्यूज़ आती है, उसके हिसाब से आज भी ऐसा लग रहा है कि ट्रंप जो है वो हिलरी से आगे चल रहे हैं। मगर आपको याद होगा कि जब हमने इस बरस का पहला दिन, इस बरस की कुंडली का अध्ययन किया था, तो उस वक्त हमने क्या बोला था? बिल्कुल कि ये साल स्त्रियों का साल होगा। तो कहीं ना कहीं यूपी के इलेक्शन के बारे में भी चर्चा करनी है, क्योंकि वहाँ पे भी एक दिग्गज स्त्री खड़ी हैं। पर आपने देखा कि ममता बनर्जी, जयललिता, बहुत से अवरोधों के बावजूद भी ये दोनों स्त्रियां जो हैं वो जीत गईं और यूके में भी प्राइम मिनिस्टर वही स्त्री बन गई। तो आज हम इस कुंडली का अध्ययन करते हुए, हिलरी क्लिंटन की कुंडली का अध्ययन करते हुए एक बात स्पष्ट कर देते हैं कि वृश्चिक राशि के ऊपर साढ़े सती चल रही है। वृश्चिक राशि में इस वक्त शनि बैठे हुए हैं, मंगल की राशि में, साथ में शुक्र गोचर में बैठे हुए हैं। वातावरण जो है वो पक्ष में नजर आते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सेकंड इन कमांड होंगे। इस इलेक्शन में, अमेरिका के इस इलेक्शन में एक स्त्री का विजय होगा जिसका नाम है मिसिज हिलरी क्लिंटन। एक बार क्लिंटन परिवार व्हाइट हाउस में वापस जाते हुए दिखाई देता है। ये कुंडली के हिसाब से, राज ज्योतिष और राज मंत्र के हिसाब से साफ साफ नजर आता है कि हिलरी क्लिंटन अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है। ये और एक बड़ी भविष्यवाणी इस कार्यक्रम के जरिए आपने की हुई है। अब पंडित जी, इसके बाद जो है भारत के कुछ विषय हमें उठाने हैं, जिसमें से पहला है वो साइरस मिस्त्री और रतन टाटा के बीच में जो कुछ चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। कल हमने देखा कि टाटा हाउस के, बॉम्बे हाउस के बाहर क्या हुआ, जहाँ पे मिड डे के एक फोटोग्राफर पे उनके जो रतन टाटा के पर्सनल बॉडीगार्ड्स थे वो भारी पड़ गए। जी, देखिए, जहाँ तक इस विषय की बात है, इस विषय के ऊपर हमने पिछले हफ्ते भी चर्चा की। जी हाँ। पालन मिस्त्री, उनका नाम है पालन मिस्त्री, साइरस पालन मिस्त्री। हाँ, कहीं ना कहीं उनका आयरलैंड से ताल्लुक का है, वहाँ पे शायद उनका जन्म हुआ है। आयरलैंड में एक पारसी परिवार के घर में उनका जन्म हुआ। मूलतः वो गुजरात के हैं। मगर उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं और रतन टाटा की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो एक बात स्पष्ट नज़र आती है कि बहुत से विरोध रतन टाटा को यहाँ सहने पड़ सकते हैं, मगर उसके बावजूद भी रतन टाटा जो है वो साइरस पालन मिस्त्री के ऊपर हावी रहेंगे। और कहीं ना कहीं साइरस पालन मिस्त्री जो है उनको अपने आप, अपनी मर्जी से, टाटा ग्रुप जो कुंडली कह रही है, अपनी मर्जी से, अपने मन से रतन टाटा के सामने हथियार फेंकने पड़ सकते हैं। हो सकता है कि या तो उनको टाटा ग्रुप से बाहर होना पड़े, यहाँ तक नौबत आ सकती है, या उनको बाहर होना पड़े, या वो किसी एक पर्टिकुलर टाटा ग्रुप की कंपनी के एक समूह के सीईओ या चेयरमैन बन सकते हैं, या वहां से बाहर निकलकर वो अमेरिका या विदेश में भी जा सकते हैं। अच्छा। क्योंकि कुंडली में, रतन टाटा की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, पिछली बार भी हमने ये कहा था, वो पावरफुल नजर आते हुए दिखाई देते हैं। कहाँ नुकसान हुआ, क्या हुआ, उनको पहले से ही
अगर आप वो पूरी स्टोरी देखें, उनको मिस्त्री को पहले से ही पूरे अधिकार नहीं दिए गए थे और उन अधिकारों का ना इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जो गलतियां की हैं वो कुंडली के हिसाब से हुई हैं। आदमी गलती करता है तो ही उसको ये समस्या सहनी पड़ती है, इसलिए कहीं ना कहीं ये गलतियां जो हैं उनको भारी पड़ेंगी और रतन टाटा के साथ उनको एक कमरे में बैठकर सुलह कर लेनी चाहिए थी, इन स्पाइट ऑफ गोइंग टू द कोर्ट, इन स्पाइट ऑफ पुटिंग प्रेशर फ्रॉम द कार्यकर जो जितने भी काम करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉयज़ से प्रेशर डाल। तो मगर यहाँ साफ साफ नज़र आता है कि ये युद्ध में जैसे वहाँ हिलरी क्लिंटन जीत रही है, यहाँ पर रतन टाटा जो है वो आराम से, बड़े प्यार से, बड़ी कानूनी लड़ाई के माध्यम से साइरस पालन मिस्त्री को बाहर करते हुए। फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी नहीं रहेंगे? बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी ना रहें, क्योंकि माहौल आज, मैं तो यहाँ पर 9 ग्रह 12 राशियाँ 27 नक्षत्रों से दूर नहीं जाता हूँ। जी हाँ। यहाँ पे स्टोरी पढ़ने के बावजूद भी फेवरेबल, आप जो कल की बात बता रहे हो कि एम्प्लॉयज़ ने प्रोटेस्ट किया इन द फेवर ऑफ साइरस मिस्त्री, जी हाँ। मगर इन फेवर ऑफ साइरस मिस्त्री मैंने भी वो पेपर में पढ़ा है, मगर कुंडली और नियति अपना काम करती है, ग्रह दशा अपना काम करती है। जिसको राजा बनना है वो बनकर रहता है, जिसको राजा से नीचे आना है, भिखारी बनना है या उसको समस्या आनी है, वो आके रहती हैं। यहाँ पर रतन टाटा विजयी होते हुए दिखाई देते हैं और जितने भी टाटा समूह के शेयर हैं वो एक बार आप देखेंगे उनमें 20 से 25% जो नीचे गिरे हैं वो वापस बढ़त आती हुई दिखाई देगी। अभी ये शेयर मार्केट का जिक्र आपने किया ही है और शुरू में भी मैंने कहा है कि हमें विस्तार से आज के दिन उसके ऊपर बात करनी है, लेकिन उससे पहले 2 छोटे मुद्दे हैं, छोटे नहीं है मुद्दे तो बड़े हैं, संक्षेप में आपसे उसके बारे में जानना चाहेंगे ज़रूर। लेकिन उसमें से एक मुद्दा है, शायद किसी को ना समझे कि इस वक्त ये मुद्दा हम क्यों उठा रहे हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे पंडित जी, क्या कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? बहुत ही बड़ा सवाल किया आपने। और मित्रों, आपको याद होगा कि जब महबूबा मुफ्ती की सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने जब गठबंधन किया तो हमने इसी राजमंत्र के प्लेटफॉर्म से एक भविष्यवाणी की थी कि ये सरकार नहीं चलेगी। वहाँ पर आपने देखा कि सरकार अच्छी चलते चलते कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती जो हैं उनके पिताजी की मृत्यु हो गई और वापस सरकार बनाने के लिए उनको 2 महीने भारतीय जनता पार्टी के साथ कशमकश करनी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी ने जब से उनके साथ हाथ मिलाया है तब से भारतीय जनता पार्टी को जो क्षति हुई है, भारतीय जनता पार्टी का के ये समझ लीजिए कि जिस तरह देश की अस्मिता के साथ आज कश्मीरी मुस्लिम खेल रहे हैं और पाकिस्तान सपोर्टेड अलगाववादी खेल रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं कि वहाँ की सरकार जो है, वहाँ की सरकार जो है बुरी तरह से फेल हुई है। ये आप भी जी हाँ, सहमत होंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हर आदमी इस बात से सहमत होगा कि वहाँ की सरकार बुरी तरह से फेल हुई है। महबूबा मुफ्ती या उनके पिताजी वहाँ पर सत्ता में किसी भी तरह की कोई भी सहूलियत जो है वहाँ के लोगों को नहीं दे पाए। जब से वो आए हैं वहाँ तब से कश्मीर का सत्यानाश होता हुआ दिखाई देता है। आज आप कश्मीर की हालत देख लो, आधे एरिया में तो कर्फ्यू लगा हुआ है। आधे एरिया में कर्फ्यू लगा हुआ है। 60% स्कूल कश्मीर में जला दिए गए हैं मित्रों। तो ये आप उस दिन की फुटेज अगर आप YouTube में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये गठबंधन नहीं है, ये बहुत ही बुरी तरह से फेल होने वाला वातावरण दिखाई देता है। और आज इस जगह के ऊपर इस राजमंत्र में मैं एक भविष्यवाणी आपको करके दिखाता हूं कि कहीं ना कहीं इन दोनों की, भारतीय जनता पार्टी की और PDP की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो एक बात साफ नजर आती है कि वहां पर अगले 90 दिनों से 120 दिनों के अंदर अंदर राष्ट्रपति शासन लागू होता हुआ नजर आता है। मतलब ये समय भी बहुत कम है जिसमें आप कह रहे हो कि ये बदलाव आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बदलाव आ सकता नहीं, ये बदलाव आ रहा है क्योंकि वातावरण वहां पर जैसा है उसका भी आप एक एनालिसिस कर लीजिए। अगर हमने कश्मीर की राजनीति की बात करें और अगर हम कश्मीर की बात करें, जब कश्मीर का जन्म हुआ
1947 के बाद में जब हम 380 आर्टिकल की बात कर लेते हैं, कश्मीर में जो अलगाववादियों ने जिस तरह से वहाँ पर कश्मीरी पंडितों के साथ में जो व्यवहार किया, कहीं ना कहीं वातावरण इस वक्त तो ऐसा बना हुआ है कि कश्मीर जो है उसमें अगला जो शासन होगा वो राष्ट्रपति शासन होगा, और उसके बाद वहाँ पर मिड टर्म पोल होंगे। मित्रों ध्यान से सुन लो, मिड टर्म पोल में कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस शेख अब्दुल्ला की पार्टी वापस सरकार बनाती हुई नजर आएंगी, और अलगाववादी लोगों का जो इस वक्त जो वातावरण है, ये कहीं भी मुझे कोई भी राहत मिलती हुई दिखाई नहीं देती है। वृश्चिक राशि में इस वक्त शनि चल रहा है, 5 ग्रह नीच हो रहे हैं, इसलिए युद्ध का वातावरण बनता हुआ दिखाई देता है। बॉर्डर पे वहाँ के लोगों में आपसी तनाव, आर्मी के साथ, वहाँ की सुरक्षा एजेंसियों के साथ, वहाँ के नौजवान जो सुरक्षा में काम करते हैं उनकी मृत्यु हो सकती है। पाकिस्तान से गोलाबारी हो रही है, वहाँ के सिविलियन मारे जा रहे हैं। साफ साफ नजर आता है कि वहाँ पे मोदी जी या हमारे राष्ट्रपति जो हैं उनको वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए हालात मजबूर हो जाएंगे, और वहाँ पर बहुत गंभीर भविष्यवाणी है जो आपने आज इस शो में की हुई है। और एक ऐसी बात है जिसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक वाकई चाहते हैं कि आप उसके बारे में भी भाष्य करें, और वो है तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जयललिता और उनकी तबीयत के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो मित्रों, अफवाहों पर किसी भी तरह का विश्वास मत करें। बहुत से व्हाट्सएप, आजकल दिस इज़ बिकम वेरी कॉमन, बहुत कॉमन हो गया है कि बहुत पिछले दिनों तो यहाँ तक बात आ गई कि जयललिता जी की मृत्यु हो चुकी है। जी हाँ। अरे उनकी कुंडली कुछ हमारे समय पहले शरद पवार जी के बारे में भी ऐसे हुआ था। हाँ। बाद में उन्होंने क्लिप बाहर निकलवाई जिसमें वो हॉस्पिटल में अच्छे से खाना पीना खा रहे थे। तो मित्रों, एक बात समझ लीजिए, जिनकी अफवाह होती है उनकी आयु और बढ़ जाती है। अच्छी बात है। ये एक टोटकों में बोला गया है, दो आई डोंट बिलीव इन इट, मगर एक बात ध्यान से सुन लीजिए। जयललिता जी की कुंडली का अध्ययन भी मैं 30 से 32 सालों से कर रहा हूँ, और इस बार वो जीतेंगी, ये भी भविष्यवाणी हमने यहीं पर की थी, और आप लोगों ने बहुत अभिनंदन किया था उनकी। जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो 24/2/1948, 24 फरवरी 1948 सिंह राशि की बात करते हैं, तो सिंह राशि पे साढ़े सती खत्म हो चुकी है। हिलरी क्लिंटन वाला लगन, कर्क लगन, एक एक्ट्रेस से राजनीति में एमजीआर की पार्टी में आई हुई जयललिता, जिन्होंने कभी किसी की नहीं सुनी, अपनी बात की है। मगर सूर्य और बुध जो है उनका अष्टम भाव में बैठा हुआ है। शनि की राशि में जब सूर्य बैठा होता है तो आदमी की लंबी आयु नहीं होती, एक बात पक्की है। मगर इस वक्त अगर हम उनकी दशा, महादशा और अंतरदशा की बात करें तो गुरु की महादशा उनकी लगी हुई है। गुरु इनका 6ठे घर में रोग स्थान पर बैठा हुआ है, इसलिए पिछले 4 से 5 सालों में कहीं ना कहीं अम्मा जो है वो अपनी बीमारी से ग्रस्त हैं। मगर आज का गोचर देखा जाए और गुरु की महादशा देखी जाए तो एक बात सही है कि 30/6/2016 से उनके ऊपर दशा ही ऐसी लगी हुई है जिससे ये खबरें जो हैं ये सत्य भी हो सकती थी। मगर कहते हैं ना कि धर्म, दुआ, प्रार्थना, अम्मा को लोग भगवान मानते हैं उधर। मित्रों, एक बात ध्यान से सुन लो, आज भी उनकी तस्वीर सामने रख के सरकार जो है सरकार चला रही है। हाँ, क्योंकि उन्होंने कार्य ही ऐसे किए हैं। बहुत कम नेता हैं एमजीआर जैसे। जब एमजीआर की मृत्यु हुई तो जितना बड़ा हजूम एमजीआर की उसमें हुआ था, लोगों ने आत्महत्याएं की थी जब एमजीआर की डेथ हुई है। तो यहाँ तक अम्मा की बात करते हैं तो आयु तो बहुत लंबी नहीं है, मगर कहीं ना कहीं फरवरी, मार्च, अप्रैल तक कुछ नहीं होता हुआ दिखाई देता। पॉसिबली मैं तो प्रार्थना करूंगा कि उनको अच्छी सेहत मिले। कहीं ना कहीं हम लोग दुआ करते हैं कि बहुत ही पायस और पवित्र औरत हैं, उनको अच्छी आयु मिले, मगर बहुत लंबी आयु भी नहीं दिखाई देती। मार्च अप्रैल 2017 तक तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता कि कुछ बड़ा होगा। मगर
फरवरी में फिर एक बार प्रिडिक्शन करेंगे। बिल्कुल पंडित जी, आई हमारे पास विश हर गुड लक। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, समय बहुत कम है हमारे पास और ये तो जाने बगैर हम शो को ख़त्म ही नहीं कर सकते कि शेयर मार्केट में आने वाले हफ्ते में क्या हाल हमें दिखने को मिलेगा। अमेरिका के इलेक्शन है तो उसको लेके अब गर्मा गर्मी हमें अभी भी दिख रही है मार्केट में। देखिए, आप जल्दी से लेवल्स बता दीजिए हमें। अच्छा, टाइम कम है। हाँ, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जब हम बात करें तो हमने पिछली बार बोला था, आपने मुझे फ़ोन करके अभिनंदन किया कि आपने बोला था कि निफ्टी 8,500 का आंकड़ा तोड़ देगी। यहाँ पर 27,270 के ऊपर बीएसई बंद हुआ था। अगले हफ्ते या 15 दिन की बात करें तो ये 27,000 का आंकड़ा भी तोड़ सकता है। 26,800 मेरा नीचे का स्तर है और 27,600 ऊपर का स्तर है। इलेक्शन 8 तारीख को है। 8 तारीख को गोचर की बात करें तो कुंभ राशि में चंद्रमा होगा। हिलरी क्लिंटन जीतने के बाद मार्केट एकदम बड़ा जंप मार सकती है, मतलब 28,000 का आंकड़ा वापस भी देख सकती है। मगर अगले 2-3 दिन में मार्केट 27,000 भी तोड़ सकती है, इसके लिए ध्यान से रहें। 27,000 से नीचे आप खरीदी कर सकते हैं। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 8,433 यानी 8,500 का आंकड़ा तोड़ चुकी है, तो 8,380 नीचे का स्तर है, मगर जंप भी ऐसे ही मारेगी। 8,670 रुपये 70 ऊपर का आंकड़ा जो है वो नज़र आता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल। और अब तो समय इतना नहीं है कि हम गोल्ड के बारे में बात करें एक्चुअली, मगर गोल्ड बढ़ेगा। हाँ। गोल्ड 30,800 भी जा सकता है और नीचे का स्तर 29,800 जी। बिल्कुल, और सिल्वर वापस खरीद लें मित्रों, 43,400 पे 42,800 मैक्सिमम। उसके बाद सिल्वर वापस 45,000 जा सकता है। बिल्कुल पंडित जी, आप जब बात करते हो तो आपको टोकने का मन नहीं करता, क्योंकि आपके मुंह से, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि एक भगवान बात करते हैं। ये सब जैसा आप कहते हो 12 राशि और नक्षत्र के साथ आप बात करते हो, तो लेकिन आज समय ये हमें ये कह रहा है कि हमें आज के शो में यहाँ रुकना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शो में हिस्सा लिया और हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन किया कई सारे विषय पर। एक जाता जाता एक पोच आपण नक्की देणार आहोत। अमिता रोहिरा, VK रोकडे, रवींद्र प्रवीण क्षीरसागर, सिद्धार्थ, रविकांत, राज काळे, राकेश कारेकर, हे सगळे मुंबई, कोल्हापूर अशा सगळ्या भागातनं आपल्याला नेहमी कळवत असतात। जेव्हा जेव्हा भविष्य विषय सुचवतात, नवीन मुद्दे सुचवतात आणि पंडितजींची भविष्यवाणी खरी ठरते, जी ठरतेच त्यावेळेला ते आवर्जून आपल्याला कळवत असतात। आज या कार्यक्रमात वेळ झाली इथेच थांबण्याची। तुम्ही पाहत रहा जय महाराष्ट्र।